हेलो बच्चों, लगुरिया मौजा। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं HP बोर्ड ईयर 2020 सीरीज ए का लास्ट पार्ट जो है सेक्शन डी, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। बहुत जरूरी पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का। ये है क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 34, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। सो 5 5 वैल्यू है टोटल 25 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 30। ये 5 मार्क क्वेश्चन है। ईयर 2020 सीरीज ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। एक लड़का है जिसका नाम है रहमान। सम यानी कि प्लस करना है आपको। किसको? रेसिप्रोकल को। किस चीज के रेसिप्रोकल को प्लस करना है? उसकी एज जो 3 साल पहले थी और उसकी एज जो 5 साल बाद में होगी। अगर उनके रेसिप्रोकल को आप प्लस कर दोगे तो वो 1/3 हो जाएगा। हमें बतानी है उसकी अभी की एज, उसकी प्रेजेंट एज हमें पता लगानी है। तो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे, ये लास्ट लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। हम लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स। उसकी अभी की एज को हम x मान लेंगे। तो एक काम करते हैं, उसके 3 साल पहले की एज कैलकुलेट करते हैं। रहमान्स एज 3 years अगो। आपको भी पता है कि आपकी जो भी एज अभी होगी 3 साल पहले उसमें -3 करने से आएगी। तो अगर रहमान की अभी की एज x है तो 3 साल पहले की एज x-3 हो जाएगी। और 5 साल बाद की एज क्या होगी? रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल के बाद की एज में भी +5 हो जाना है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। सम निकालना है, ध्यान देना। सम मतलब प्लस करना है। किसको प्लस करना है? रेसिप्रोकल को। किसके रेसिप्रोकल को? 3 साल पहले वाली एज का रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3। 3 साल पहले की एज x-3 थी, रेसिप्रोकल किया तो 1/x-3 हुआ। अच्छा, 5 साल बाद की एज x+5 है, उसका भी रेसिप्रोकल किया तो 1/x+5 हुआ। दोनों को सम करना है, यहां लिखा है दोनों को ऐड करना है। और ऐड करके कितना आ जाएगा? ऐड करके आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये सिचुएशन मिल गई है। अब इस सिचुएशन को आगे हमें सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर जो आएगा, एक प्लस एक माइनस में आएगा, और प्लस वाला जो आंसर होगा वो हमारा रहमान की प्रेजेंट एज होगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आपको तो पता ही है, जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से इनका एलसीएम निकालना है, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है। x+5 × 1 करने पर x+5 आ जाता है। फिर x-3 × 1 करने पर x-3 आ जाता है। और नीचे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × x बन जाता है x², x × 5 आ जाता है 5x, फिर आ जाता है -3x, फिर आ जाता है -15 = 1/3। अब इसको थोड़ा सा आगे हम और सॉल्व कर देते हैं। ऊपर x + x हो जाता है 2x, प्लस 5 - 3 करने पे आ जाता है 2, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है x। 5x - 3x कितना हो जाता है? ये लाइक टर्म है तो 2x हो जाता है। तो x²
प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह है हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे इधर पर सॉल्व कर देते हैं। अब इसको फिर से हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। सो 3 के साथ इनको मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता है 3 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब हम सबको एक तरफ ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 वहां जाके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 15 और प्लस 6 फिर से जाके उधर माइनस 6 हो जाएगा। सब एक तरफ आ गए हमारे पास और ये रिड्यूस करके बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये अब हमारे सामने आ गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आपको पता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये एक तरीका है, या फिर आप फॉर्मूला मेथड यूज करके भी कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो हमने इसको सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देना है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमारे जो दो टर्म्स आने वाले हैं वो मिडिल में वो आ जाएंगे प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो 3 और माइनस 7 से माइनस 4 भी बन जाता है और 3 इंटू माइनस 7 से माइनस 21 भी बन जाता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आने वाला है x माइनस 7 इन ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी 7। On the other hand, x plus 3 is equal to 0, so x becomes minus 3। तो भाई माइनस में तो एज नहीं हो सकती है, तो ये हम कर देते हैं रिजेक्ट और x is equal to 7 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो रहमान्स प्रेजेंट एज हमारे पास आ जाएगी बच्चों 7 years। That is the answer to this question। बच्चों अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, ईयर 2020 सीरीज ए का क्वेश्चन है और ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जहां से कुछ भी चीजें डिलीट नहीं हुई हैं। सो पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। एक काइट, एक पतंग है, is flying at a height of 60 meters above the ground। ग्राउंड से वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है पतंग। The string attached to the kite is tied to the point on the ground। वो जो धागा है वो नीचे जमीन से बांध दिया गया है। And the inclination मतलब कि जो झुकाव है, जो एंगल है string with the ground is 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो धागा ग्राउंड के साथ। और आपको बताना है find the length of the string कि भाई वो धागा कितना लंबा है। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक डायग्राम। सो डायग्राम बनाने के लिए हम एक सरफेस बनाएंगे और ये सरफेस पे मान लेते हैं कि भाई हमारी पतंग उड़ रही है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हो गई पतंग। उड़ाई है आपने कभी पतंग? ये पतंग बना दी। अब ये जो पतंग का जो धागा है वो ऐसे करके यहां पर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी। बोलती है पतंग जो उड़ रही है हमारी, इट इज एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर्स। सो जमीन से वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है जी। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू, ये रहा वो पॉइंट जिससे वो काइट को बांध दिया गया है जमीन पे। और ये जो एंगल है विद द ग्राउंड, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारा वो धागा है, स्ट्रिंग है। सो मैं ऐसे करके लिख भी देता हूं कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, वो धागा है और जमीन से ये बना रहा है 60 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल सा, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे बनाता हूं तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। ठीक है, हम अपना ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको
थोड़ा सा वर्किंग अच्छे से दिखानी पड़ेगी। ये देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये जो था वो 60 मीटर्स हमको दे दिया है। अब एक ट्राइंगल बनाया है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और सी। ट्राइंगल को नाम दे दिया, हाइट है 60 मीटर, यहाँ पतंग है, ये धागा है, ये हमें पता करना है तो इसको मैं x भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एंगल आ जाता है 60 डिग्री। तो भाई ये हमारा हो गया है थीटा। तो ये 60 डिग्री जब हमारा थीटा हो गया है तो ये वाली साइड आपको पता है बेस बन जाती है, और ये 60 मीटर वाली साइड है वो बन जाती है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, और ये जो x है ये हमारी बन जाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले ये जो एंगल है ना 60 डिग्री, एक दो ही चीजें, एक पता है और एक हमें पता करनी है। तो मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले लेता हूं। परपेंडिकुलर, ध्यान से देना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है AC यानी कि x, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर मैं इस थीटा से देखूं, यानी कि अगर मैं 60 डिग्री से देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है हमारा साइन, तो ये बन जाता है साइन 60। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें टीचर सबसे पहले यही देखेगा, एक तो आपका डायग्राम देखेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद क्या आप ये लिख पाए कि नहीं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 60/x इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, तो अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें आ जाएगा, देखिए 2 × 60, तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू √3x। सो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाता है 120/√3। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रैशनलाइज, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, तो उसको हम कर देते हैं रैशनलाइज। अच्छा, रैशनलाइज जो कर दिया तो नीचे √3 × √3 तो बन गया 3, ऊपर रह गया 120√3। क्या 3 और 120 कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। 3 1 जा 3 4 जा, सो ये आ गया 40। तो आपका x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 40√3। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है। बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 सेक्शन डी का। ये भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है और ईयर 2020 सीरीज ए में पूछा गया था। क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसमें, यानी एक थियरम आपको प्रूव करना है। ये चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल से है और आपको ये पाइथागोरस थियरम अगर याद होगा तो पाइथागोरस थियरम का यहाँ पर हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रूव है इसका। आपको प्रूव करना है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बहुत सारे बच्चों को ये थियरम पता है। पाइथागोरस थियरम होता क्या है, यहाँ हमें बस पाइथागोरस थियरम को प्रूव करना है। तो पाइथागोरस थियरम को प्रूव करने के लिए चलिए पहले बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो ये बना दिया बच्चों हमने अपना ट्रायंगल। इसको एक नाम दे देते हैं, ट्रायंगल है ए, ऊपर नाम देंगे बी और यहाँ दे देते हैं सी। ये राइट एंगल बना देते हैं बी पर। ठीक है, अब इसमें एक काम और करते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC के ऊपर। इसको नाम दे देते हैं D। ठीक है, अब ये जो हमने क्या किया है ये जरा हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमने क्या किया है,
तो गिवन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC इज राइट एंगल्ड at B. Okay, ABC a right angled at B. Triangle ABC to be very specific is right angled at B. और हमने एक चीज क्या की है, हमने किया है कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है जी, ये हमने कर लिया, ये गिवन था, डायग्राम भी बना लिया, गिवन भी लिख लिया। अब शुरुआत करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो है, हमने पहले ये दोनों ट्राइंगल आप ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल ADB, देखिए कहाँ पर है ADB, ये जो अंदर वाला जो ट्राइंगल है हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ADB, ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और ये जो ट्राइंगल ADB है ये है सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल पूरे बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है। कोई पूछेगा भाई क्यों सिमिलर है, तो रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी जगह ऊपर है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं, 5 नंबर का है बच्चों ये, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ठीक है, इसको एक बार समझ भी लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो, जैसे हमने यहाँ पे बनाई हुई है 90 डिग्री से अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर आपने एक परपेंडिकुलर खींची है, तो वो छोटे वाले जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होते हैं और वो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में भी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो इसमें हमने ये वाला थियरम यूज किया है। तो दोनों ट्रायंगल यानी छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स हो जाती है प्रोपोर्शनल। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC। क्या रीजन लिखूंगा? रीजन लिखूंगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इनको करा देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो बन जाता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देता हूं। बच्चों इसी तरीके से जैसे मैंने सेम ये यूज किया है, इसी तरीके से मैं अब ये दूसरा वाला मैंने लेना है। दूसरा वाला छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो मैं कलर कर दिया है, ये जो BDC है इसको मैंने इस बार लेना है और इसको बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर देना है। तो ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। रीजन फिर से यही होना है जो ऊपर हमने लिखा है। सो CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC।
और यहाँ पर भी आपने यही लिख देना है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और फिर इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच्चों ये बन जाएगा BC इंटू BC BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। तो भाई ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, तो अगला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बना देता हूँ ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे यहाँ पर हम जाने वाले हैं, यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, जो दो हमको आ गए इक्वेशन 1 और 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को ऐड करते हैं। तो चलो लेफ्ट साइड में AB स्क्वायर है और इसके BC स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। राइट साइड में आ गया है AD इंटू AC है जी, प्लस यहाँ पे क्या है CD इंटू AC। बच्चों राइट साइड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मुझे तो AC दोनों में दिख रहा है, तो मैंने AC बाहर निकाल लेना है, अंदर बचेगा AD प्लस CD। अब आपने ये डायग्राम ध्यान से देखना है, AD प्लस CD, AD यहाँ से यहाँ तक है, CD यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को मिला देता हूँ तो बन जाता है AC। कहने का मतलब है AC मल्टीप्लाइड बाय AC, तो AC और AC क्या हो जाता है? AC स्क्वायर। तो बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, एक स्माइली भी बना देनी है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम, 5 नंबर का क्वेश्चन था और हमने डायग्राम बना के गिवन प्रूव करके फाइनली इसको कर दिया सॉल्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33 पर। बच्चों आ गए हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये और ईयर 2020 में पूछा गया था। चलिए इसको पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें करते हैं अंडरलाइन। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर जैसा एक कंटेनर है हमारे पास। सिलेंडर की डायमीटर भी दी है, उसको भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी हाइट भी दी है। तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी डायमीटर और हाइट दी हुई है, वो पूरी की पूरी आइसक्रीम से भरी हुई है। यानी कि यहाँ पर जब कोई चीज पूरी तरह से आइसक्रीम से भरी है, मतलब हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। इट इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, उनको छोटे छोटे कोन, आपने कोन आइसक्रीम के कोन खाए होंगे। कोन की हाइट भी दी है 12 सेंटीमीटर और कोन की भी डायमीटर दी है 6 सेंटीमीटर, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप। वो जो आइसक्रीम जो भरी हुई है वो ऊपर से हेमिस्फीयर जैसी भरी हुई है। तो हमको टोटल बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, कितने कोन लगेंगे तो पूरी की पूरी आइसक्रीम उस सिलेंडर से उन कोनों में चली जाएगी, कितने कोन लगेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन तो है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के और इसमें जो जो चीजें दी हैं उनसे रिलेटेड डायग्राम बना के, क्योंकि बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है। कंटेनर शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, तो एक बनाते हैं हम सिलेंडर। ये देखो बन गया सिलेंडर। और जो जो चीजें दी हैं मैं तो इसी में ड्रॉ कर लेता हूं। हाइट है 15, सो 15 सेंटीमीटर h, ठीक है जी। और उसकी डायमीटर इन्होंने दी है, तो डायमीटर से हमको तो मिल जाएगी रेडियस। डायमीटर दी है 12, तो रेडियस 12 का आधा हो जाता है, तो 6 सेंटीमीटर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। अब ये जो आइसक्रीम है, ये सारी की सारी आइसक्रीम भरनी चाहिए ऐसे वाले कोन के अंदर जो ऊपर से भी ऐसे आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो गया। नीचे से तो ये हो गया कोन और ऊपर से हो गया ये हेमिस्फीयर। तो और क्या क्या दिया है, बोला कोन की जो हाइट है ना वो है 12 सेंटीमीटर। याद रखना ये सिर्फ कोन की हाइट बता रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट। अच्छा, और डायमीटर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर होता है 6, तो आपको पता है यहाँ पे रेडियस हो जाएगा
3। सो ये वाली हाइट, हेमिस्फीयर की हाइट, ये भी हो जानी है 3, बिकॉज हेमिस्फीयर में हाइट और रेडियस सेम ही रहते हैं। ठीक है जी। तो अब डायग्राम हमने बना लिए हैं। अच्छा, वॉल्यूम की बात, मैं एरो के ऊपर वॉल्यूम लिख लेता हूं और लिख लेता हूं सेम वॉल्यूम, क्योंकि ये चीज सारी इसके अंदर भरनी है। अच्छा, अब एक एक करके पहले इनका फॉर्मूला लिखते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान देना, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ कोन्स बताओ, किसी एक चीज को दूसरी चीज में भरना है, छोटी छोटी चीजों में, और वो कितनी यूज होंगी ये आपको अगर बताना है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसका अलग से वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है जी, इसका अलग से वॉल्यूम निकालते हैं और फिर दोनों के वॉल्यूम को निकाल के डिवाइड कर देते हैं। कर हम भी वही रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन लगेंगे, वो है ऊपर होती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ आइस क्रीम कोन। ठीक है ना, मैंने सिर्फ कोन नहीं लिखा है, आइसक्रीम कोन लिखा है, मतलब ऊपर ये हेमिस्फीयर के साथ। अच्छा, दोनों की वॉल्यूम अलग अलग निकालो और फिर उनको डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा बेटर वर्जन बता रहा हूं। आप एक काम करना, उनको सॉल्व नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने अलग से निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई और आर कितनी है, आर है 6 इंटू 6। तो जब आप ऐसा डायग्राम बना लेते हैं ना, तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी दी है 15। तो बच्चों अब इसको सॉल्व नहीं करना है। कुछ बच्चे इसको 22/7 लिख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो वैसे ही छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा आसान तरीका क्या है। वॉल्यूम ऑफ आइस क्रीम कोन, जो एक कंबाइंड फिगर है, उसमें जो नीचे है सिलेंडर, तो सिलेंडर तो होता है आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो ऊपर का जो हेमिस्फीयर होता है उसका आपका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान देना, क्योंकि हम बड़ी क्लास में है, 10th क्लास में है, कॉमन निकालना जानते हैं। दोनों में से मैंने 1/3 निकाल लेना है कॉमन। दोनों के पास पाई पाई है तो पाई भी निकाल लेना है कॉमन। दोनों के पास आर स्क्वायर है तो मैंने आर स्क्वायर भी निकाल लेना है कॉमन। तो अंदर बच जाना है h प्लस 2r। ठीक है जी, 1/3 निकल गया तो इधर 2 बचा ना, और यहां पे r बचा। अच्छा, अब मैं इसमें कर देता हूं सब्स्टिट्यूट। तो 1/3 पाई इंटू रेडियस कितनी चल रही है यहाँ पे 3 इंटू 3। अच्छा, और ब्रैकेट में h प्लस 2r, h यानी यहाँ पे कोन की हाइट बोली है, यानी वो है 12, और प्लस 2 इंटू आर, रेडियस है 3, तो 3 इंटू 2 6, तो 12 और 6 ये मिला के हो गया 18। यानी ये हमारे पास आया 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 18। ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो कितना आसान हो जाएगा फिर। तो पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन यहाँ पर 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 18। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो पाई पाई हो गया कट। ठीक है जी, 6 3 18 भी कट हो गया, 3 2 6 भी कट गया, 3 5 15 भी कट गया। अच्छा, ये जो 1/3 था ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, और जब ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया तो ऊपर बन जाएगा 3। तो यहाँ बचा है 3, और यहाँ पे है 2, और यहाँ पे है 5। ठीक है जी, और नीचे क्या बच गया है, ये उधर चला गया, 1 3 और बच गया है, तो वो भी कट जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली 5 इंटू 2 बच गया, यानी कि बच गया 10। तो आप लिख सकते हैं 10 कोन्स। तो ये हमारा सही जवाब है।
ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इनको सॉल्व नहीं किया है। कुछ बच्चे क्या सॉल्विंग में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके उन नंबरों को बड़ा करोगे, फिर से डिवाइड करके छोटा करोगे। तो इससे बेटर ऑप्शन है कॉमन निकाल करके डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो यहां पर और कटिंग करके आंसर निकाल दीजिए। आपने देखा कितनी आसानी से 10 कोन्स हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि इसके अंदर जो आइसक्रीम रखी हुई है वो टोटल 10 कोन्स भरे जा सकते हैं उनसे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है स्टैटिस्टिक्स का। बच्चों ये है हमारा सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ईयर 2020 सीरीज ए। आपको इसमें मीन पता करना है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपको पता भी होगा बच्चों कि जब हम मीन पता करते हैं तो मीन पता करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक होता है स्टेप डिविएशन मेथड। तो इस साल स्टेप डिविएशन मेथड जो है वो हमारे सिलेबस से हट गया है। तो आपके पास 2 ही मेथड बच गए हैं, एक है मीन पता करने के लिए डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ता है ऐसे, चलिए कर लिया। उसमें कुछ कॉलम्स बना लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है जी। और उसके ऊपर हम कुछ ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। पहले एक्सपेंस इन रुपीज, फिर दूसरे में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि जिसको हम FI बोलते हैं। सो यहां पर हमारे क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है पहले से, 4, 5, 12, 2 और 2। तो हम क्या करते हैं, एक XI क्रिएट कर लेते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 और 150 की मिड वैल्यू होती है 125, फिर आगे 175, आपको पता है दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, 225, आगे होगा 275, आगे होगा 325। अब आ जाते हैं लास्ट कॉलम में, FI XI वाले कॉलम में। यानी FI और XI को आपने करना है मल्टीप्लाई, यानी पहले हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आंसर हो जाता है 500, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 875, उसके बाद आ जाएगा 2700, उसके बाद आ जाएगा 550 और उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 650, ठीक है जी। इन सब का आपको समेशन भी निकालना है, समेशन ऑफ FI XI। सो इन सब को अब आपने ऐड कर देना है, समेशन आ जाता है 5275। यहां आपने FI का भी समेशन कर लेना है, जो कि हमें पता है 25 है। बच्चों लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मीन जिसको x बार बोलते हैं, x बार इज समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI XI आपने निकाल लिया है 5275 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI जो कि है 25। बहुत ही आसान तरीके से ये दोनों कट हो जाएंगे और आपके पास x बार यानी मीन का आंसर आ जाएगा 211। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है मीन 211। आपको पहले ही बता दूं मैं, दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन से मेथड से करना है। यहां हमने यूज किया है डायरेक्ट मेथड। आप चाहें तो एज्यूम्ड मीन मेथड का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। पर जो भी मेथड से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप वही मेथड यूज करिए, क्योंकि 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं लूज करने के लिए। तो बच्चों आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 34 के साथ हमारा ईयर 2020 का सीरीज ए। जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा ईयर 2020 का सीरीज बी। जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस तरीके के वीडियो कैसे लग रहे हैं, जिसमें हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। आपके सजेशंस का मैं इंतजार कर रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।